आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है उसमें हम लोग ट्राइब्स यानी जनजाति के संदर्भ में देखेंगे और मैंने बहुत मेहनत से इस वीडियो को तैयार किया है। इस वीडियो के अंतर्गत आप ट्राइब्स से रिलेटेड उसके मीनिंग, उसके जो क्लासिफिकेशन है, उसकी क्वालिटी हैं, उनके युवा गृह, उनके निवास स्थान तथा उनकी जो समस्याएं हैं, उन सारे टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्लास को लेट न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ट्राइब्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्राइब्स का अर्थ क्या हो जाता है, जनजाति। तो इसके मीनिंग को हम लोग देख लेते हैं। तो जनजाति एक संवैधानिक शब्द है और ये जो शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाता है जो आदिवासी समूहों का भाग होते हैं तथा जिन्हें राष्ट्रपति ने एक अधिसूचना के द्वारा अनुसूची में शामिल किए हैं। कौन सा अनुच्छेद है जो है ये बताता है। तो जो अधिसूचना के द्वारा अनुच्छेद 366 में से शामिल किया गया है तथा जो हमारा आर्टिकल 342 है ये हमें क्या करता है, राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो किसी भी जनजाति को अनुसूचित के गिनती में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर और आगे बढ़ते हैं। तो जनजातियों के लिए विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया था। जैसे आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था। गिरिजन शब्द का प्रयोग एलपी विद्यार्थी के द्वारा किया गया था तथा जीएस घुरिये ने पिछड़े हिंदू बताया था। ऐसा उन्होंने क्यों बताया था? क्योंकि जो जीएस घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये जी हैं, उन्होंने जब जाति प्रथा का अध्ययन किया तो वह यह पाते हैं कि जो आदिवासी जनजाति के लोग हैं वे कोई अलग नहीं है बल्कि हिंदुओं का ही एक रूप है, लेकिन वह किसी कारणवश पिछड़ गए हैं, इसलिए उन्हें पिछड़ा हिंदू उनके द्वारा कहा गया है। और मजुमदार जी जो एक महान समाजशास्त्री भी थे, उन्होंने जनजाति की परिभाषा देते हुए बताया है कि जनजाति एक ही स्थान पर रहने वाले, एक ही भाषा को बोलने वाले अंतःविवाही परिवार का समुदाय है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जनजाति वैसे लोग रहते हैं जो कि एक ही स्थान पर निवास करते हैं तथा एक ही तरह के भाषा का वो प्रयोग करते हैं और उनके मध्य क्या होता है, अंतर्विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह सोचते हैं कि अगर वो बाहर विवाह करेंगे, अपने जाति से बाहर विवाह करेंगे, उनका जो एक समुदाय है उससे बाहर विवाह करेंगे तो उनका जो अपना एक जो प्रोसेस है, उनका जो जाति धर्म रीति रिवाज है वो क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, उनको हानि पहुंच सकता है। इसलिए वे चाहते हैं कि वो अंतर्विवाह का जो प्रचलन है यहाँ पे बहुत अधिक देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो जनजाति है उसका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो जनजातियों का वर्गीकरण बीएस गुहा जी के द्वारा 2 आधार पर किया गया है। वे 2 आधार कौन कौन से हैं? क्षेत्रीय आधार तथा भाषा आधार। भाषा आधार पर उन्होंने बताया, क्षेत्रीय आधार बताया तथा एक भाषा आधार बताया। चलिए हम लोग फिर और देखते हैं। तो क्षेत्रीय आधार पर जो उनका वर्गीकरण है इसमें वे इसको फिर 3 भागों में बांटते हैं बीएस गुहा जी के द्वारा। तो पूर्वोत्तर जो राज्य होते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र होते हैं, उसके आधार पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बंगाल, असम और सिक्किम में अलग तरह की जनजातियां पाई जाती हैं। मध्य क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का कुछ भागों को रखा है तथा दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु को रखा है। और राजस्थान का जो क्षेत्र है उसे पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन इसका विभाजन बीएस गुहा जी के द्वारा नहीं किया गया है। अब भाषागत आधार पर जो जनजातियों का वर्गीकरण किया गया है, तो भाषा के आधार पर जनजातियों को 4 वर्गों में बांटा गया है। वे 4 वर्ग कौन कौन से हैं? इंडो यूरोपियन, द्राविडियन, ऑस्ट्रियन और तिब्बती चीनी।
तो हम इस आधार पर उपरोक्त जितनी परिभाषाएं हैं उनके आधार पर कह सकते हैं या बोल सकते हैं कि जनजातियों की जो प्रमुख विशेषता है वह यह बताती है कि उनका जो निवास स्थान है वो सामान्य निवास स्थान में निवास करते हैं, वे प्रकृति पर बहुत ही ज़्यादा निर्भर करते हैं, उनका जो जीवन शैली है वो आदिम जीवन शैली को अपनाते हैं तथा उनके मध्य अंतर्विवाह का जो प्रचलन है वो देखने को मिलता है। हम लोग यहाँ पे एक रिपोर्ट यहाँ पे प्रस्तुत की हूँ जिसको आप लोग देख लीजिए कि भारत की जो जनजातीय जनगणना जब 2011 में की गई तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों की कुल संख्या आपको यहाँ पे दी गई है, ये आप नोट डाउन कर लें। और जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना है, टोटल जनसंख्या का 8.6% है, जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो 11.3% है और शहरी जनसंख्या कितनी है 2.8% है। भारत में जनजातियों का लिंगानुपात की बात की जाए तो 990 है, जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है 1046 और सबसे कम है जम्मू कश्मीर में 924। दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा एवं पुडुचेरी में कोई भी एसटी यानी कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। ये भी आप नोट डाउन करके रख लें क्योंकि इससे रिलेटेड जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत की जनजातियां एवं उसके निवास क्षेत्र। तो बिहार में आपका थारू, उराव, खरवाड़, संथाल, गोंड, बिरहोर, कोल, कोरबा, कोड़ा हो जनजाति पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में जिनसारी, थारू, गोंडा, सहरिया, खरवाड़, बुक्सा, पतरी। आंध्र प्रदेश में बंजारा, लंबाडा, सुगली, कुबी, बगात। छत्तीसगढ़ में गोंड, अगड़िया, मुंडिया, बेंगा, कोड़कू, परजा, परथान, सहरिया। मध्य प्रदेश में भील, गोंड, अगड़िया, बिंचवाड़, परेशान, खड़वाड़, कोल, कोड़कू, सहरिया, ओजा, बेगा जनजातियाँ पाई जाती हैं। आपका झारखंड में संथाल, मुंडा हो, उड़ा, बिरहोर, कोरबा, बेगा, नगसिया, अशूर। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, गुज्जर, भेटिया, बेदा, लंबा, खंपा, डोबा, गाड़ा, किन्नौर। गुजरात में भील, बरदा, कोली, डबरा, खाड़ी, चारण, रथवा जनजातियाँ। और इस प्रकार के देखिए पश्चिम बंगाल में, केरल में, उत्तराखंड में, अंडमान निकोबार में, सिक्किम में ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो कुछ प्रमुख भारत की जो जनजातियाँ हैं उसके अर्थ को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला आता है भील जनजाति। भील शब्द का अर्थ होता है धनुष, जिसकी उत्पत्ति द्रविड़ के बील से हुआ है। यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यह भारत की एक प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। सेकंड है हमारा गोंड जनजाति। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति भारत के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में पाई जाती है। गोंड जनजाति के मुख्य देवता बूढ़ा देव, दुल्हा देव, बुढ़ा पेन है। इन जनजातियों को भूत प्रेत और जादू टोना में अत्यधिक विश्वास होता है। थर्ड जो हमारे जनजाति है वो है संथाल जनजाति। संथाल जनजाति के लोग कुशल कृषक एवं उत्तम शिकारी होते हैं। यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल जनजाति शारीरिक विशेषताओं के बारे में अगर इनकी बात की जाए तो इनका कद नाटा, नाक चौड़ा तथा चपटा होता है। यह झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल और असम में पाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारी जनजाति है वो है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति के लोग ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से आते हैं, जिसमें वन, पर्वत, पशुपालन संबंधित शब्द अत्यधिक उनके भाषा के प्रयोग में देखने को हमें मिलता है। मुंडा जनजाति के प्रमुख त्यौहार की बात की जाए तो उनका सरहुल जो है वो प्रमुख त्यौहार है। यह झारखंड के कुछ हिस्सों साथ ही साथ पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में पाए जाते हैं। हमारी नेक्स्ट जो जनजाति है वो है बोडो जनजाति। बोडो जनजाति मूल रूप से भारत के असम राज्य में निवास करती है। यह लोग बोडो भाषा बोलते हैं जो तिब्बत बर्मा भाषा परिवार की एक शाखा है।
बोडो जनजाति समूह काछरी, गायो, मेंच, डिमसा आदि के जनजातियों से मिलकर बना है। बोडो जनजाति को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है थारू जनजाति। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे नेपाल तथा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रवेश करते हैं। थारू जनजाति हिंदू धर्म को मानते हैं तथा हिंदुओं के सभी त्योहारों को मानते हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते थे, लेकिन वर्तमान में दीपावली को वे शोक पर्व के रूप में नहीं मनाते हैं। हमारी नेक्स्ट जो जनजाति है वो है भेतिया जनजाति। भेतिया जनजाति के अधिकांश लोग पर्वतीय स्थानों पर निवास करते हैं। इनका केंद्र उत्तरी क्षेत्र मुख्यतः हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड, सिक्किम राज्य में है। भेतिया जनजाति आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से अन्य जनजातियों की अपेक्षा पिछड़ी हुई हैं। भेतिया जनजाति के लोग ऋतु प्रवास हेतु बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। हमारी नेक्स्ट जो जनजाति है वो है नागा जनजाति। भारत के नागालैंड राज्य में मुख्य रूप से निवास करती हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी निवास करते हैं। नागा लोग कुशल योद्धा होते हैं एवं भाला उनका प्रमुख अस्त्र है। इनका प्रमुख त्योहार मिथन है। नागा जनजाति ने नागनी सिनेमा की एक अलग भाषा का विकास किया, जो विभिन्न नागा एवं असमिया भाषा का विस्तृत रूप है। नेक्स्ट जो हमारी जनजाति है वो है मीना जनजाति। राजस्थान में संख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान मीना जनजाति का है। राजस्थान के लगभग सभी जिलों में ये निवास करती हैं। मीना शब्द की उत्पत्ति मीन शब्द से हुई है, जिसका कि अर्थ होता है मछली। मीना जाति अपनी उत्पत्ति विष्णु के 10वें अवतार से मानते हैं। हमारी नेक्स्ट जो जनजाति है वो है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति पशुपालन का काम करती है। यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती हैं। टोडा जनजाति में मुख्य जो प्रचलित उनकी भाषा है वो टोडा है और ये लोग समूह में निवास करते हैं। टोडा जनजाति में कन्यावध प्रथा के कारण यहाँ पे बहुपति विवाह का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है। तो आई होप आपको ये तो जितनी जनजातियां हैं उनकी प्रमुख विशेषता है वो अच्छी प्रकार से वे आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जनजातियों पे किए गए प्रमुख जो अध्ययन हैं वे कौन कौन से हैं। भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों ने जनजातियों पे अध्ययन किए हैं और अध्ययन करने के फलस्वरूप वे क्या बताते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे भील जनजाति का अध्ययन किनके द्वारा किया गया है, टी.बी. नायक के द्वारा। टोडा जनजाति का अध्ययन किया गया है W.H. रिवर्स जी के द्वारा, जिन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो है ये भैंस का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसीलिए इसे भैंस जनजाति भी बोला जाता है। बेगा जनजाति का अध्ययन किया था वेरियर अल्विन ने, तथा उन्होंने पाया था कि वेगा लोग जो है वो कृषि इनका मुख्य पेशा है। हमारे नेक्स्ट जो जनजाति है कमार, इसका अध्ययन किया था S.C. दुबे जी के द्वारा। कोली जनजाति का अध्ययन किए थे G.S. घुरिये ने। और कोली जनजाति का अध्ययन कौन से वे किस जगह पर जाकर किए थे, तो महाराष्ट्र में जाकर उन्होंने कोली जनजाति का अध्ययन किए थे। उराव जनजाति का अध्ययन S.C. रायस के द्वारा किया गया है। यहाँ पे देखिए एक और शब्द आप लोग को देखने को मिल रहा है, जो शब्द कौन सा है, समांका सराभा जताड़ा। समांका सराभा जताड़ा आखिर है क्या, तो यह कोया जनजाति का तेलंगाना में आयोजित एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी मेला था। और समांका सराभा या समांका सरलामा जो है ये कोया जनजाति की प्रमुख देवी हैं। देवी के रूप में इस मेले का आयोजन किया जाता है। अब हम लोग चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं जनजातियों की जो प्रमुख प्रथाएं हैं तथा उनकी परंपराएं कौन कौन सी हैं। तो जनजातियों में एक आपको देखने को मिलेगा जाड़वा। तो ये जाड़वा आखिर होता क्या है, तो जाड़वा वो प्रथा है जिसमें बच्चे की जो माँ होती है, अगर वो विधवा हो जाती है तो बच्चे को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। या फिर बच्चे का रंग अगर गोरा होता है तो भी उस बच्चे को ही मार दिया जाता है, क्योंकि ये ऐसा सोचा हो जाता है कि ये जाड़वा
जो जनजाति है उसका बच्चा नहीं है, क्योंकि जाड़वा के जो लोग हैं उन सबका रंग कैसा होता है, काला होता है। तो इसलिए अगर इस जनजाति में कोई गोरा बच्चा जन्म ले लेता है तो वे लोग सोचते हैं ये कोई अलग पुरुष से कोई अलग पिता का यह बच्चा है, जिसके कारण उस बच्चे को मार दिया जाता है। परिवीक्षा विवाह जो है वो कुकी तथा जयंतिया जो जनजातियाँ हैं उसमें देखने को मिलती हैं। परीक्षा विवाह भील, खासी तथा जो लंबाड़ा जाति हैं वहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें परीक्षा लिया जाता है, जो पुरुष मतलब जो वर्ण होता है उसका परीक्षा लिया जाता है। फिर है हरण विवाह, ये आपका मुंडा होर तथा बिरहोर जनजाति में देखने को मिलेगी कि क्योंकि एक निश्चित समय में क्या होता है कि जो बिरहोर और मुंडर हो जनजाति के जो युवक होते हैं अगर युवती का विवाह करते हैं, हरण करते हैं, तो उनके साथ फिर उनका शादी दे दिया जाता है। एक निश्चित समय तय किया जाता है उस समय के अंतर्गत। फिर है लेविडेंट प्रथा, यह थारू, भील, आपका खड़िया और खस जनजाति में पाई जाती है। लेविडेंट प्रथा के अंतर्गत जो स्त्री होती है अगर उसका पति डेथ कर जाता है तो उसके देवर के साथ या उसके ज्येष्ठ के साथ अगर उसका विवाह दिया जाता है तो उसे लेविडेंट प्रथा बोला जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अपराधी जनजाति कौन सी जनजाति को माना जाता है तो चेड़ू कोरवा को अपराधी जनजाति माना जाता है। यहाँ पे देखिए एक और प्रथा है जो कि मैं नहीं लिख पाई हूँ, वो है दूध लौटावा, जिसे विनिमय विवाह भी कहा जाता है। ये गोंड और कुकी जनजाति में पाई जाती है। दूध लौटावा में क्या होता है कि दो परिवार में जैसे स्त्री पुरुष का विवाह हो रहा है तो एक परिवार की लड़की दूसरे परिवार में जाएगी और दूसरे परिवार के मतलब अदला बदली का जो शादी होता है उसे दूध लौटावा भी बोला जाता है। परिहार जो है यह किनके द्वारा दिया गया है, टॉयलर जी के द्वारा, और उन्होंने मलेशिया के जो मातृवंशीय परिवार का जब अध्ययन किया तो वे देखते हैं कि परिहार प्रथा का वहाँ पे प्रचलन उन्हें देखने को मिलता है। परिहार क्या होता है, ये रेस्पेक्ट देने की प्रथा है, जिसमें कि जैसे सास और दामाद में अगर दामाद रहेगा तो सास घूंघटा लेके रखेगी, दामाद के सामने खाना नहीं खाएगी, तो इस प्रकार का सम्मान देने की जो प्रथा, जैसे ससुर और बहू में, फिर आपका भैंसुर और उसकी जो भाई की बीवी है उसमें ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ टोबियांडा जब वहाँ पे अध्ययन किया गया तो वहाँ ये देखने को मिला कि वहाँ पे भाई बहन में भी परिहार का रिश्ता देखने को मिलता है। पर टोबियांटा के जो भाई बहन हैं वे एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक जगह पे नहीं बैठते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, सम्मान देते हैं। परिहास शब्द का प्रयोग ब्राउन महोदय जी के द्वारा दिया गया है। परिहास जो है यह एक हास्य है, इसमें मजाक का रिश्ता चलता है, जैसे जीजा और साली के बीच, देवर और भाभी के बीच परिहास का रिश्ता हमें देखने को मिलता है। फिर हमारा नेक्स्ट जो प्रथा है या परंपरा है वो है माध्यमिक संबोधन। तो माध्यमिक संबोधन किनके द्वारा दिया गया है, यह टॉयलर महोदय जी के द्वारा दिया गया है। माध्यमिक संबोधन आखिर होता क्या है, देखिएगा हमारे समाज में, हमारे हिंदू समाज में भी क्या होता है कि हमारे जो मम्मी पापा हैं वो एक दूसरे का नाम लेकर नहीं बुलाते हैं। आपको देखने को मिलेगा रामू के पापा, रामू की मम्मी, इस प्रकार का जो संबोधन है, ठीक है, जो बीच का संबोधन है, किसी को लेकर उसको बुलाना, तो वो क्या हो जाता है, माध्यमिक संबोधन कहलाता है। फिर है पितृवश्रय। पितृवश्रय जो है यह प्रथा टोडा जनजाति में पाई जाती है, जिसमें बच्चों की जो बुआ होती है उसके द्वारा बच्चे का नामकरण किया जाता है। नेक्स्ट है सहकष्टी कुवेर या ब्याज, यह भी टोडा जनजाति में देखने को मिलती है प्रथा। ये प्रथा जो है ये बेसिकली प्रसूति यानी कि जो डिलीवरी के बाद का एक समय होता है जिसमें जो माता रहती है उसको जो कष्ट सहना पड़ता है, तो उसमें उसके साथ उसका हस्बैंड भी उसी प्रकार के कष्ट को सहता है, सहयोग देता है, इसलिए इसे बोला जाता है सहकष्टी। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि टोडा जनजाति में क्या होता है, बहुपति विवाह का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। तो ये जो बच्चा है ये
पति का है, किस पति के द्वारा ये बच्चा है। तो इसके लिए क्या होता है, जो पुरुष वो कष्ट को सहने के लिए रेडी हो जाता है, उसके साथ अपनी वाइफ के साथ कष्ट को सहता है, तो इसलिए इसे सहकष्टी विवाह का मतलब प्रथा कहा जाता है। और फिर अपने जो वो कष्ट को सह लेता है तो उसके बाद उस बच्चे का पिता वही माना जाता है। फिर है एक और प्रथा हमें देखने को मिलती है वृद्ध तंत्र, जो कि एस्किमो जनजाति में देखने को मिलती है। इस प्रथा के अंतर्गत जो बूढ़े होते हैं उनको क्या किया जाता है, एस्किमो के लोगों के द्वारा मार दिया जाता है। परिवार के जो बूढ़े सदस्य होते हैं उनको मार दिया जाता है और उनको खा लिया जाता है। सुनने में कैसा अजीब लग रहा है ना, लेकिन हाँ, ये एस्किमो जनजाति में पाया जाता है। नेक्स्ट है पॉटलेच। ये मार्शल मार्क्स के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था तथा मेलिनोवस्की ने बेगा जनजाति के ऊपर इसको प्रयोग किया था। तो वहाँ पे देखा था कि वहाँ पे ये जो प्रथा है पॉटलेच प्रथा ये देखने को मिलती है। तो पॉटलेच प्रथा क्या है कि इसमें मूल्यवान वस्तुओं का नाश किया जाता है। एक बड़े प्रकार का एक भोज का आयोजन किया जाता है पॉटलेच के जो जनजाति के लोग होते हैं उनके द्वारा, और अपने जो उनके जो रिलेटिव हैं, उनके जो सहचिंतक है, शुभचिंतक है, उनको तो बुलाया जाता ही है, साथ ही साथ उनके जो दुश्मन होते हैं उनको भी बुलाया जाता है। और फिर उनको बुलाने के बाद उनके सामने ही अपने परिवार के जितनी कीमती वस्तुओं हैं उसका वे लोग क्या करते हैं, नाश करते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं। तो इससे वे क्या दिखाते हैं अपने दुश्मन को, जिन लोगों को वे लोग इनवाइट करते हैं कि देखो मैं कितना अमीर हूँ। मतलब ये एक शो ऑफ का एक कारण है कि वो अपने दुश्मन को दिखाते हैं कि मैं आर्थिक रूप से मैं देखो मैं कितना सक्षम हूँ कि मैं अपना कीमती वस्तु को तुम्हारे सामने नष्ट कर दे रहा हूँ। फिर हमारा नेक्स्ट है कुला विनिमय प्रथा। ये कुला विनिमय जो प्रथा ये भी मेलिनोवस्की जी के द्वारा दिया गया है, जिसमें क्या होता है, विनिमय लेन देन का संबंध देखने को मिलता है। इसमें लेन देन मुख्यतः दो चीज़ों का होता है, एक सेलवा का, एक बाजूबंद का। सेलवा किसे कहा जाता है, गले के हार को, और बाजूबंद बोला जाता है मौली को। अगर कोई जो कुला विनिमय के लोग हैं वे अगर सेलवा देते हैं किसी को तो उसके बदले उसे बाजूबंद दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी प्रथा है वो है लाबोला। लाबोला प्रथा है, ये विवाह के अवसर पर जो दुल्हन होता है, दुल्हन होती है, उसे गिफ्ट दिया जाता है और फिर इस गिफ्ट को कलेक्ट करती है दुल्हन की माँ, और फिर वो अपनी बेटी को सारा गिफ्ट दे देती है। बेटी उसको लेकर अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ पे उस बेटी के जो ससुर होते हैं वो क्या करते हैं कि उसके ससुराल में जितने भी रिलेटिव आए हुए रहते हैं उनको फिर वो वापस उनको वो गिफ्ट दे दिया जाता है। तो ये थे जितनी प्रथाएं, आपको अच्छी प्रकार से आगे हो गए समझ में। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो है कि जनजातियों की प्रमुख समस्याएं आखिर कौन कौन सी है। तो उनका जो भूमि अधिक्रमण हो जा रहा है, भूमि अधिकारों का उनका हनन हो रहा है, क्योंकि जनजातीय लोग प्राय क्या करते हैं, एक मतलब पहाड़ी इलाकों में निवास करते हैं। तो जो राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा उनके भूमियों का अधिक्रमण किया जाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, उनको उस भूमि से, उस जंगल से हटा दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अब वे बहुत सारे ऐसी जनजातियां जो तो कृषि करती नहीं है, वो पूरी तरह से किस पर निर्भर करती, प्रकृति पे, प्रकृति के द्वारा दिए गए फल मूल कंद को वे खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो उन जंगलों से हटा देने के कारण उनको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। सेकंड है कि प्राकृतिक संसाधन का उपयोग नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रकृति से वे जो फल मूल खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो अधिक्रमण, भूमि अधिक्रमण के कारण क्या होता है, वो संसाधनों से वे विमुख हो जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि कोई नदी का पानी पी रहे हैं तो उस नदी में बांध बना दिया जा रहा है, तो वो फिर वो पानी पीने से वो डरते हैं, नहीं जाते हैं वहाँ पे। फिर थर्ड है विकास परियोजना एवं उसमें विस्थापन। तो बड़ी बड़ी जो विकास परियोजनाएं बनाई जाती हैं तो बहुत बड़े एरिया में लगाया जाता है, तो उनको उस जगह से हट जाना पड़ता है, उनको पानी की सुविधा नहीं मिलती है, उनको फल मूल का सुविधा नहीं मिलता है। और ये सब का कारण क्या है, तो अशिक्षा एवं शोषण, उनके वो शिक्षित नहीं रहते, उनके वो बहुत ही ज़्यादा शोषण होता है, जिनके कारण उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
फिर हम लोग देखते हैं कि जनजातियों के प्रमुख युवा गृह कौन कौन से हैं। तो गोंड जनजाति के युवा गृह को घोटुल बोला जाता है। मुंडा हो बिढ़ोर जनजाति के युवा गृह को गीतियोड़ा बोला जाता है। उराव जनजाति के युवा गृह को धुमकुड़िया बोला जाता है। भेतिया जो जनजाति है उसके युवा गृह को रंगभंग बोला जाता है। तथा चुआंग जनजाति के लोग की जो युवा गृह है उसको दरबार बोला जाता है। अब आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि आखिर ये युवा गृह होता क्या है। तो युवा गृह एक ऐसा स्कूल टाइप का होता है जिसमें कि उस मतलब स्कूल से आउट ऑफ उनको नॉलेज दिया जाता है, उनको समाज के साथ अपने उनकी जो प्रथा है, उनकी रीति रिवाज हैं, एक दूसरे के साथ मिलने का जो संबंध होता है, उनको उसी जगह पे वे अपना फुलफिल करते हैं, उन्हें वहीं पे सिखाया जाता है। इसलिए हर जनजाति का अलग अलग युवा गृह हमें देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि संविधान में हमारे कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में जो है वो जनजातियों के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो आर्टिकल 273 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यह विशेष क्या होता है, वे उन जो जनजातियाँ हैं उनको विशेष सहायता प्रदान की जाती है। यह आर्टिकल 273 में बोला गया है। आर्टिकल 325 हमें ये बताता है कि अनुसूचित जो जनजातियाँ हैं उनको वोट देने का अधिकार, उनको वोट देने का अधिकार वो 325 में दिया गया। आर्टिकल 330 में लोकसभा में उनके लिए सीटों का आरक्षण किया गया। आर्टिकल 332 में विधानसभा में उनके सीटों का आरक्षण किया गया। तथा आर्टिकल 335 में नौकरियों में जनजातियों का जो आरक्षण, रिजर्वेशन जो होता है वो 335 में बोला गया। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि राष्ट्रपति को विशेष अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया है जिससे वो एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करता है उन अनुसूचित जनजातियों की देखरेख के लिए। आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएं। तो आई होप आपको आज की जो ट्राइब से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज थी, जितने भी आपको डिटेल्स हैं, वो अच्छे प्रकार से समझ में आ गई हों। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से ज़्यादा से शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।